प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कल हमने वर्कशीट का कार्य किया था, जिसमें आधी वर्कशीट का ही काम हो पाया था। तो उसका शेष भाग, जो वर्कशीट का शेष भाग है, उसको हम आज करने जा रहे हैं। ये है, इसमें है आपके अभ्यास प्रश्न। कल समझने का था, उसको आपने समझ लिया होगा। अभ्यास प्रश्न करने हैं अब। देखिए, इसमें है नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए हैं। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर छांटकर उस पर सही का निशान लगाइए। बस इतना काम करना है आपने। देखिए, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? इसमें देखिए, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। आपने करना है यहाँ पर ये इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होता है, एक स्वयं वही संख्या होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं होता। अच्छा, अब पूछा है वह कौन सी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है? वो केवल 1 होती है। ऐसी संख्या होती है 1, जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। निम्नलिखित में से 20 का गुणनखंड है। 20 का गुणनखंड यानी कौन सी ऐसी संख्या है इन चारों में से जिसके पहाड़े में 20 आता है? देखिए, 21 के पहाड़े में तो 20 आ नहीं सकता, 22 के भी नहीं आ सकता, 23 3 के भी नहीं, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 20 नहीं आता है। तो ठीक है, इनको किसी को कुछ नहीं करना है। आपने केवल 4 है, 4 पंजे 20 होता है, इसमें सही का टिक करना है। अच्छा, वह विषम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, विषम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है ना, विषम भी है और अभाज्य भी है। देखिए, 2 है, 2 अभाज्य है लेकिन विषम नहीं है। 4 सम है और भाज्य है। 8 भी सम है। ठीक है ना, विषम केवल 5 है यहाँ पर। सीधी बात है कि केवल विषम ही 5 है यहाँ पर और अभाज्य भी है। तो आप किसको करेंगे? केवल इसको करना है आपने यहाँ पर सही का निशान। आगे चलेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब रिक्त स्थानों को भरना है। निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, कैसी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अच्छा, 0 से 10 के बीच विषम संख्याओं का योग। 0 से 10 के बीच विषम संख्याएं। देखिए, 0 से 10 के बीच कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं? पहले तो होती है 1, फिर 3, फिर 5, यानी अलग लिखना है आपने। फिर होती है 7, फिर होती है 9। इनको आप जोड़ सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 जोड़ सकते हैं इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 25 होगा इनका योग शायद। देखिए, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 3 24 और 1 25। तो 0 और 10 के बीच की विषम संख्या का योग होता है 25। जोड़ लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9 सबको जोड़ लीजिए। ठीक है। अच्छा, 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर। 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर। लगातार सम संख्या का मतलब हुआ, जैसे पहली सम संख्या 2 होती है, उसके बाद 4 होती है, 4 के बाद 6 होती है, 6 के बाद 8 होती है, 8 के बाद 10 होती है, 10 के बाद 12 होती है, 12 के बाद 14 होती है, 14 के बाद 16 होती है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। देखिए, कितने कितने का अंतर पड़ रहा है? 2 2 का अंतर पड़ रहा है। 2 में 2 जोड़ते हैं 4, 4 में 2 जोड़ते हैं 6, 6 में 2 जोड़ते हैं 8, 8 में 2 का अंतर होता है। ऐसे ही जो विषम संख्याएं होती हैं उनके बीच भी 2 का ही अंतर होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
नीचे कुछ संख्याएं लिखिए, इन संख्या को छांटकर अलग अलग सही स्थान पर लिखिए। सम संख्या और विषम संख्या लिखना है। इनमें जो सम संख्याएं हैं वो यहाँ पर लिखनी है, जो विषम संख्याएं हैं वो यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, इसको आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य हैं और कौन असत्य हैं? दो सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। सही बात है। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसके सामने आप लिखेंगे सत्य और ऐसे कर देंगे। ठीक है। इसके बाद अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, ये लिखा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड तो होते ही हैं। ठीक है ना, तो ये आपका असत्य है। गुणनखंड तो सबके होते हैं। अच्छा, प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या को उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, ये बात सत्य है। ठीक, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है, ये बात भी सत्य है। दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 है, ये बात सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होती है, तो ये आप अच्छा 2 अंकों की, गड़बड़ हो गया हमसे। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 है, बिल्कुल सही है बात। इसको सत्य लिखिए। 2 अंकों में सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 ही होती है, बिल्कुल सही लिखा है। इसके बाद देखिए, नीचे दी गई सारणी में भाज्य संख्याओं को आयत में और अभाज्य संख्याओं को त्रिभुज से घेरिए। जैसे 11 को यहाँ 11 एक अभाज्य संख्या है तो त्रिभुज में आ गई, 12 भाज्य संख्या है तो आयत में आ गई। इस प्रकार से 16 भी आयत में आएगी, 17 त्रिभुज में आएगी क्योंकि अभाज्य संख्या है, 18 भाज्य है तो इसकी आयत में डालना पड़ेगा, 19 अभाज्य है तो त्रिभुज में डालना पड़ेगा। इस प्रकार से आपने बनाने हैं। 20 देखिए, 20 तो बहुत पहाड़ों में आती है, 21 किसी पहाड़े में आती है, 3 7 सब में आती है तो ये भी आयत में आ जाएगी। 22 11 के पहाड़े में आती है बिल्कुल। 23 किसी पहाड़े में नहीं आता है तो ये आपका त्रिभुज में आएगा। 24 बहुत पहाड़ों में आता है, 25 5 के पहाड़े में आता है, ये भी आयत में आ गया। पहाड़े में आने का अर्थ है कि वो भाज्य संख्या है। 13 दूनी 26 होता है। 27 भी 3 नमा 27, 9 27 भी आयत में आएगा, 28 भी आयत में आएगा। 29 किसी भी पहाड़े में नहीं आता तो ये त्रिभुज में आएगा। ये काम आपने करना है। 30 आयत में आएगा। 31 किसी पहाड़े में नहीं आता है, किसी भी पहाड़े में 31 नहीं आता है तो ये इसका मतलब ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई, ये आपकी त्रिभुज में आएगी। 32 आता है, 8 चौक 32, 4 8 32, 16 दूना 32, ये बहुत सारे पहाड़ों में आता है तो ये आयत में आएगा। 33 आता है, 11 3 33, ये भी आपका आयत में आएगा। 34 भी आपका जो है आयत में आएगा। 35 भी कई पहाड़ों में आ जाता है। 36 भी दूसरे पहाड़ों में आता है। 37 किसी पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये त्रिभुज में आएगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ इसको करना है। अब देखिए, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखे जिनका अंतर 2 है। जैसे 3 और 5 इनका अंतर 2 है। ऐसी और कौन सा हो सकता है? 5 और 7, 5 और 7 भी है। देखिए 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है और 7 में से 5 घटाते हैं तो 2 बचता है। इसके बाद तीसरा युग्म आपको क्या लिख सकते हैं? 11 और 13। 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या हैं। 13 में से 11 घटाते हैं तो आपके 2 बचते हैं।
इसी प्रकार से अगर और लिखना चाहें तो 17 और 19 भी हैं, 17 और 19 भी हैं, इनके बीच का अंतर 2 है और ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1 से 10 में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए ये तो कुछ नहीं है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है और ये अभाज्य है, बाकी सब भाज्य हैं। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 7। तो आप क्या लिखेंगे? 7। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या लिखिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, ये आपको पता होगा। और ये भाज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भाज्य संख्या है, तो यानी 99 ही इसका आंसर होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 और ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि 3 से इसमें भाग चला जाता है। अच्छा, 18 व 24 के सभी गुणनखंड लिखिए। 18 के गुणनखंड कैसे लिखेंगे? किस किस पाड़े से 18, देखिए 1 से तो सब कटते हैं, ठीक है ना। अब देखिए और किस पाड़े से कटता है 18? 2 के पाड़े में आता है, दोनों में 18। 3 के पाड़े में भी आता है, 3 छक 18। 4 के पाड़े में भी आता है, 4 के में नहीं आता है, 5 के में नहीं आता है, 6 के में आता है, 7 के में नहीं आता है, 8 के में नहीं आता है, 9 के में आता है, 10 के में नहीं आता है। अब सीधे ये 18 के पाड़े में आता है। इसके बाद 24 किस किस पाड़े में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 3 अट्ठे 24 है ना, 4 छक्का 24, 5 में नहीं आता है, 6 चौक 24 और 7 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 24। देखिए इतने पाड़ों में 24 आता है। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब 20 व 100 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 20 के, ये आप अलग निकालेंगे। 20 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे? अलग निकालेंगे। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 20 को लिख सकते हैं 10 दूना 20 और ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप 10 गुणा 2, हटाइए, ऐसा नहीं लिखना है, इसको अलग रफ में करेंगे आप। 20 बराबर 10 गुणा 2, अलग साइड में जगह होगी वहाँ पर करेंगे इसको। और 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 किस किस पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में, 2 गुणा 5। अब देखिए 5 किसी पाड़े में नहीं आता है और 2 भी किसी और पाड़े में नहीं आता है, तो देखेंगे 2 गुणा 5, ये आपका आंसर होगा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये आपका आंसर होगा। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ऐसे ही आप 100 के कैसे होंगे? 100 को भी अलग करेंगे। 100 को कर सकते हैं आप 10 गुणा 10, 10 दशांकी 100 होते हैं। 10 किस पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में आता है, तो 10 को लिख सकते हैं 2 पंजे 10, 2 गुणा 5। दूसरे वाले 10 को भी 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब 2 को एक साथ लिख लीजिए क्योंकि इसके बाद ये सब अभाज्य संख्या में आ गए, ये सब अभाज्य हैं। 2 भी 5 भी, 2 भी 5, ये सब अभाज्य। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा सब अभाज्य हो गए, तो इसका लिखिए 2 गुणा 5 गुणा 5, सब अभाज्य हो गए, तो आप लिख सकते हैं इसको। अब देखिए निम्नलिखित को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। विषम संख्याओं को के योग के रूप में, जैसे 44 को हम 13 और 31 लिख सकते हैं। 13 भी अभाज्य है और 31 भी अभाज्य है। 3 और 41 के रूप में लिख सकते हैं। 3 धन 41, 3 भी अभाज्य है और 41 भी अभाज्य है। 37 और 7 के रूप में 37 प्लस 7 के रूप में लिख सकते हैं। 37 और 7 44 होते हैं और 37 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य है।
अब 36 को कैसे लिख सकते हैं? सोचिए 36 के लिए क्या किया जाए। 5 और 31 लिख सकते हैं। पहली बात तो 5 भी अभाज्य और 31 भी अभाज्य, या और क्या लिख सकते हैं? 17 और 19 के रूप में भी लिख सकते हैं। 17 भी अभाज्य और 19 भी अभाज्य। ठीक है, 17 और 19 कितने होते हैं? ये भी आपके 36 ही होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, 24 को कैसे लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 5 और 19। 19 और 5 24 होते हैं, और 5 और 19 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। या और क्या लिख सकते हैं? 11 और 13। 11 और 13 भी 24 ही होते हैं, और 11 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और भी आप सोच सकते हैं इसके बारे में। ध्यान रहे, दोनों संख्याओं का योग, जो संख्या दी गई है दोनों संख्याओं का योग उसके बराबर होना चाहिए। जैसे 24 की बात कर रहे हैं, टोटल 24 के बराबर होना चाहिए, और दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए, विषम अभाज्य। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष कैसे बनता है? देखिए 24 का, भी कल हमने बात हुई थी गुणनखंड वृक्ष पे। 24 का बनाना है तो 24, ये 4 भरा गया है। 4 से 24 को काटिए, 4 से 24 को भाग कीजिए, 4 छक्का 24, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब 4 के हम 2 अभाज्य गुणनखंड कैसे कर सकते हैं? 4 किस पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में आता है। कितनी बार आता है? 2 ही बार आता है। 2 गुणा 2। ठीक है ना। ऐसे 6 किस पाड़े में आता है? 3 के भी आता है, 2 के भी आता है। तो 2 गुणा कितनी? 2 तिया 6 हो गया ना। ऐसे करना है। अच्छा, नीचे 45 के लिए गुणनखंड वृक्ष दिया गया है। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए 45 के लिए। देखिए 5 है, 5 से 45 कितनी बार कटता है? 9 बार। तो ए बराबर तो हो गया 9। ए बराबर क्या हो गया? 9। अब यहाँ 9 आ गया। 9 के गुणनखंड हो रहे हैं। 9 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 3 तो ये है। 3 से 9 कितनी बार कटता है? 3 बार। तो बी के स्थान पर आ गया 3। इस प्रकार से अभी कंप्लीट होगा। तो ये पूरा हो गया है ये काम। इसको आप इसी प्रकार से हल करेंगे। जो कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे हमसे। ओके, एंड थैंक यू।